स्टूडेंट्स, टुडे नाउ विल कंटिन्यू विद द सॉलिड स्टेट। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? सॉलिड स्टेट, सॉलिड की स्टेबिलिटी। आफ्टर दैट हमने क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में एक डिफरेंशिएशन किया था और लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किए थे और हमने कहा था कि आपको इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मींस जो आपकी कंप्लीट स्टडी रहेगी वो किसकी रहेगी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक, तो अब हम आगे फर्दर चलते हैं। पूरा मतलब फोकस हमारा जो अब रहेगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही रहेगा। तो अब जरा ध्यान देना, देखो वी नो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। इस तरीके से हमने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ रेगुलर मैनर। ठीक, एक रेगुलर मैनर में प्रेजेंट है, हर एक के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है। बट ये तो एक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इन रियलिटी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस में होगा? थ्री डायमेंशन में होगा। ठीक, जैसे मैं कहूँ, अगर कोई बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक चौक की एक बॉक्स है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ, तो हमने कहा था ना आपको एक पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, तो एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट हुआ, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, तो फिक्स मैनर में होंगे। जैसे दो यहाँ प्रेजेंट हो गए, टू यहाँ, इस तरीके से पार्टिकल ना एक फिक्स जगह पे प्रेजेंट होगा। अगर एक यहाँ हुआ तो एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ हुआ तो यहाँ, एक अगर यहाँ हुआ तो एक यहाँ होगा। एक बिल्कुल फिक्स मैनर में प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ कोई इधर, मतलब कि रैंडम मैनर में नहीं होंगे। ठीक, तो थ्री डायमेंशन में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको शो करने के लिए भी हम एक डायग्राम बनाते हैं एंड उसे बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस। में थोड़ा सा रफली, कुछ टाइम लगता है बनाने में इसको, रफली फटाफट एक बहुत छोटा सा पोर्शन बना देता हूं मैं स्पेस लैटिस का, इतना पॉसिबल हो सकता है। तो स्पेस लैटिस कोई भी एक मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आपकी देख सको। ठीक, बस इतना ही रखता हूं मैं। अब देखो ये क्या शो करेगा, एक्चुअल में ये लाइन तो मैंने बाद में बनाई होनी चाहिए थी। यहाँ पॉइंट्स प्रेजेंट थे, इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए मींस कि यहाँ पर आपके जो एटम्स हैं वो उस सब्सटेंस के अंदर, यहाँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स जिससे भी बना हुआ है वो सब्सटेंस वो यहाँ प्रेजेंट है। तो इसमें हमने क्या शो किया है? हमने यहाँ पर शो क्या किया है कि पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इस थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स को ही हम कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो ये 3D जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इट इज नोन एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। बट नाउ देखो ऐसी डेफिनेशन आ जाती है करने के लिए बोर्ड में कि डिफाइन द स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। सो 3D और 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स इन एनी क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल का डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है कि पार्टिकल्स उसमें कहाँ पर प्रेजेंट हैं। दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इसको आप किस तरीके से रिजेंबल कर सकते हो, जैसे कि आपके पास एक रूबिक्स क्यूब होता है जिससे खेलते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत स्मॉल क्यूब्स होते हैं। वो सब स्मॉल क्यूब्स मिलकर के क्या बना हुआ है, एक स्पेस लैटिस। और उसमें जहां पर भी आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी कहीं पर पॉइंट है, वहां पर आप एक एटम मान सकते हो। ठीक, तो वो हो गया पूरा एक स्पेस लैटिस। रूबिक्स क्यूब को है पूरा का पूरा एक स्पेस लैटिस मान सकते हो कि रूबिक जो आपका वो एक क्यूब है वो पूरा का पूरा वो क्या हो गया, वो एक क्रिस्टल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। और उसमें आपने अगर कहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हैं अगर वो शो कर दिया, इट विल शो और इट विल रिप्रेजेंट द
स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस मींस 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपने ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एक, और ये फिक्स मैनर में होंगे क्योंकि यहाँ है तो यहाँ भी है तो यहाँ है। ऐसे देखो, इसके रिप्रेजेंट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये, सबके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगा। पार्टिकल्स जो है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे। ठीक, अब ये तो हुआ स्पेस लैटिस। अब देखो जैसे मैंने क्या कहा था आपको, आपने एक रूबिक्स क्यूब को बोल दिया कि एक स्पेस लैटिस है, बट वो क्यूब भी बहुत स्मॉल पोर्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वो सबके सब स्मॉल पोर्शंस कैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। और उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को मींस उस रूबिक्स क्यूब का जो सबसे स्मॉल पोर्शन है, अगर मैं उसको क्रिस्टल से रिजेंबल करूं तो ऐसे ही स्पेस लैटिस भी बहुत स्मॉल, देखो मैंने इस इमेज में बनाया था, बहुत स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। और वो यूनिट ऐसी होती है और उसे बोलते हैं यूनिट सेल। ये क्या हो गया, यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉल पोर्शन है उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। इसकी एक यूनिट है और इस यूनिट को बार बार रिपीट करते चले जाओ तो क्या बन जाएगा, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जैसे आप आजकल आते हैं वो रूबिक्स क्यूब भी कि पूरा का पूरा टूट जाते हैं। ठीक है ना, आपको पता भी है, आपको क्लास में हमने किया भी था एक बार ऐसे ही। तो रूबिक्स क्यूब को आप पूरा तोड़ दो तो जो स्मॉल पोर्शन है उनको बार लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो पूरा का पूरा क्यूब बन जाएगा, स्पेस लैटिस बन जाएगा। वो जो सबसे स्मॉल पार्ट है उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल मींस जो सबसे छोटा पोर्शन है और वो उसको बार रिपीट करते जाओ तो आपका स्पेस लैटिस बन जाएगा। ठीक, और हमें आज जो स्टडी करनी है वो इस यूनिट सेल की ही करनी है, क्योंकि यूनिट सेल्स बहुत टाइप के हैं। आगे इसमें फर्दर और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, तो हमें आज यूनिट सेल टॉपिक को ही कंप्लीट करना है। नाउ देखो, यूनिट सेल की हम पहले टाइप को स्टार्ट कर देते हैं। तो यूनिट सेल देखो बनना तो ऐसे ही है, बट इसके टाइप्स भी होते हैं, तो पहले वो कर लेते हैं। देखो आपके पास यूनिट सेल्स 2 टाइप के होते हैं ब्रॉडली, ऑल्दो इसको फर्दर भी हम डिवाइड करते हैं, बट ब्रॉडली यूनिट सेल्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरे को बोलते हैं हम सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो सिंपल है इसका नाम और भी है प्रिमिटिव मींस प्राइमरी, जो मतलब कि सिंपल ही से बोलते हैं। सिंपल का मतलब जो प्राइमरी है, जो पहले आया है वो सिंपल ही होगा। और सेंटर्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलेंगे, इसको नॉन प्रिमिटिव बोला गया है। तो ये प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव मींस सिंपल यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव मींस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल तो बस एक ही टाइप का है, क्या होता है, ये बनाओ यूनिट सेल आप। ना इसमें आपको शो करना है पार्टिकल्स को, और यहाँ सिंपल वाले में पार्टिकल्स केवल और केवल ओनली एंड ओनली शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, केवल कॉर्नर पर। अब देखो एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसे शो हुआ कि एक आपके पास क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब ऑल्दो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू नो, बट स्टिल चलो यहाँ डायग्राम से कर देते हैं। तो एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर हो गए, तो आपको यहाँ पर 8 पार्टिकल्स बनाने पड़ेंगे। जब पार्टिकल केवल कॉर्नर पर, यानी सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ हैं, एट ओनली कॉर्नर्स, केवल और केवल
कॉर्नर्स पर ही हो उसे बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इससे सिंपल पॉसिबल नहीं है ना। सिंपल तो आपने कर लिया, बट इसके अलावा अगर पार्टिकल, देखो कॉर्नर पर तो मैंडेटरी है, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो, कोई भी टाइप हो, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, सिंपल या सेंटर्ड, कॉर्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे पार्टिकल। अब कॉर्नर को छोड़ करके पार्टिकल्स और कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बेसिस पर सेंटर्ड यूनिट सेल बनते हैं, और वो अलग अलग टाइप के बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल अदर देन द कॉर्नर पोजीशन। तो देखो मैं इसमें आपको अलग अलग करवाऊंगा, क्योंकि हर एक यूनिट सेल अपने आप पूरा स्पेस लेगा। तो मैं सेंटर्ड को यहाँ देता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा। देखो सबसे पहले वाला, अब देखो सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल किन्हीं सेंटर पर है। अब किन सेंटर पर है उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आएगा आपका FCC। FCC मींस फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FCC बोलते हैं, और ये कई बार आपका भी एग्जाम में FCC के नाम से ही है, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब क्या होगा, जरा ध्यान देना। पहले आप बनाओ सिंपल क्यूब। आपको नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड बनाने के लिए पहले सिंपल तो बनाना ही पड़ेगा। ये सिंपल क्यूब बना दिया, और इसमें आप लगा दो कॉर्नर पर। तो मैंने पहले कहा था कोई भी क्यूब हो सेंटर पर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद इसने नाम क्या है, फेस सेंटर्ड। अब देखो जो आपके पास ना क्यूब होता है उसमें फेस होते हैं, जैसे अब खेलते हैं लूडो, तो उसमें क्या है आपके पास 6 पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि हर फेस के लिए 1 डॉट, सेकंड फेस के 2 डॉट, मींस इसका मतलब कुल कितने डॉट होते हैं, मैक्सिमम 6 डॉट। तो एक क्यूब में मैक्सिमम 6 फेजेस हो गए। तो क्या हुआ, FCC वो यूनिट सेल होगा जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो रहेंगे, साथ में हर फेस के सेंटर, जैसे मान लो ये वाला फेस हो गया इसके सेंटर पे, फिर ये वाला फेस हो गया इसके सेंटर पे, फिर ये वाला फेस इसके सेंटर पे, ठीक, फिर ये वाला फेस इसके सेंटर पे, फिर ये वाला फेस इसके सेंटर पे, ठीक। ऐसे ही आपके पास 1 2 3 4 5 एक फेस ये वाला रह गया इसके सेंटर पे, ठीक। तो हर एक सेंटर फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑल्दो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल टाइप में है, क्यूब तो नहीं है, बट फिर भी एक पार्टिकल यहाँ, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये सेंटर, एक फेस ये सेंटर, एक फेस ये और एक फेस ये, मींस पार्टिकल यहाँ भी प्रेजेंट है, कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है, और फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट है। उसे कहेंगे हम फेस सेंटर्ड क्यूब। तो ठीक है, ये हो गई आपकी फेस सेंटर्ड क्यूब। ऐसे ही सेकंड टाइप होगा आपका एंड सेंटर्ड क्यूब, एंड सेंटर्ड क्यूब। अब देखो एंड सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा, इसको चेंज कर देंगे हम। देखो ये सिंपल बन गया, ओनली एंड ओनली एट द कॉर्नर, वो तो रहेंगे। अब एंड सेंटर्ड में क्या होगा, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज एनी टू अपोजिट फेस, मींस ये वाला ये और ये, या फिर ये और ये। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास, इसी को दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि आपके पास यहाँ कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही है, इसके अलावा किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस, ये फेस और ये फेस पर, या फिर इस फेस और इस फेस पर, या इस फेस और इस फेस, मतलब 2 ही फेस लेने हैं, कोई भी 2 अपोजिट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड क्यूब। तो हम एक यहाँ पर ले लिया और एक ये, इसे कहा जाएगा एंड सेंटर्ड क्यूब, ठीक। और इसके बाद एक और टाइप आती है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द corners as well as in the center of a body,
मींस अगर मैं बात करूं दोबारा से एक चौक को लेता हूं एग्जांपल, तो जो पार्टिकल्स हैं एक तो वो कॉर्नर्स पर तो है ही है, उसके अलावा इसको अगर मैं ओपन करूं और फिर इसका सेंटर में अंदर बीच में रख दूं, मींस बॉडी के सेंटर में अगर मान लो आपका रूम है तो आप ये कहोगे कि पार्टिकल्स एक इस कॉर्नर पे एक उस कॉर्नर पर, जहां जहां कॉर्नर्स हैं वहां तो प्रेजेंट है ही है, उसके अलावा बिल्कुल आपके रूम के सेंटर में रखा हुआ है। अब ये रूम का सेंटर मान लो ये है, तो बस इस तरीके से इसे बोलते हैं हम BCC। तो रूम के बिल्कुल यहाँ क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल है, ये है BCC। और इसके अलावा एक लास्ट, ऑल्दो ये जो लास्ट करवा रहा हूँ मैं, ये NCERT बुक में नहीं दिया हुआ, बट फिर भी क्वेश्चन आ सकता है कभी ना कभी। एज सेंटर्ड एक एंड था, ये एज है EDGE, एज सेंटर्ड क्यूब। ठीक, अब एज सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर तो रहेंगे। उसके अलावा किसी भी एज के सेंटर पे, मींस हर एक एज, ये एज हो गया, ये एज, एंड वी नो एक क्यूब में 12 एजेस होते हैं, तो हर एक एज के बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक, तो इसे बोलते हैं ये एज। ठीक, तो हर एक एज के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा अलोंग विद द पार्टिकल एट द कॉर्नर, उसे बोलेंगे हम एज सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप के यूनिट सेल्स हो गए। एक बार दोबारा इसका करते हैं रिवीजन और फिर आगे चलते हैं। आपके पास यूनिट सेल्स प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव या सिंपल और सेंटर्ड हो गए। सिंपल वाले में पार्टिकल्स जो हैं वो केवल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर। जो सेंटर्ड है या नॉन प्रिमिटिव है उसमें कॉर्नर के अलावा और पोजीशंस पर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फेस के सेंटर पे या फिर एज के सेंटर में या बॉडी के सेंटर में या किन्हीं दो फेस के सेंटर में। ठीक, अब इसके बाद हमें आगे चलना है थोड़ा सा। देखो दोबारा मैं बनाता हूँ, ये एक यूनिट सेल है। ठीक, और देखो यूनिट सेल अलग से नहीं होती, ये पार्ट है स्पेस लैटिस का। thousands lakhs of unit cells are present in a unit, एक स्पेस लैटिस, एक स्पेस लैटिस में लाखों यूनिट सेल्स होती हैं। तो एक एक यूनिट सेल आगे पीछे चारों तरफ से घिरी होती हैं और यूनिट सेल से, और बन जाता है आपका एक स्पेस लैटिस। आप जरा ध्यान देना, देखो अगर आप थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग अपनी इमेजिनेशन भी लगाओ या घर पे आप ट्राई भी करो प्रैक्टिकल करने की, अगर आपके पास रूबिक्स क्यूब है तब भी कर सकते हो, या वैसे भी इवन विद द हेल्प ऑफ द बुक्स आल्सो कर सकते हो आप इसको प्रैक्टिकल को। आई विल शेयर एनिमेटेड वीडियो रिगार्डिंग दिस। आपको मैं एनिमेशन वीडियो इसके रिगार्डिंग इसी चैप्टर के साथ में सेंड करूंगा, जिससे आप इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ सकते हो। ठीक है, तो उसको वहाँ अगर आपको यहाँ समझ ना आए तो आप वो एनिमेटेड वीडियो देख लेना, आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। देखो ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है ना कॉर्नर पर, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के पास नहीं है। वो क्यों? क्योंकि देखो अब यूनिट सेल है, जैसे मान लो पार्टिकल मैं दो लेता हूँ, ये आपके पास ओनली टू ही ले रहा हूँ, ऑल्दो घिरा चारों तरफ से होगा। मान लो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है। ठीक, तो ये पार्टिकल अब देखो इसके ऊपर एक यूनिट सेल यहाँ पे आएगी, एक यूनिट सेल इधर भी, देखो इसको ये भी टच करेगी, ये यूनिट सेल यहाँ आएगी, इसको ये भी टच करेगी। तो क्या होगा, इस तरीके से जो कुल मिलाकर के यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है ना, ये कॉर्नर पर, इस किसी भी कॉर्नर पे ले लो आप, जो कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं उसको कुल मिलाकर के 8 यूनिट सेल टच करते हैं। अगर आप इसको रेफरेंस मान रहे हो तो इसको छोड़ करके 7 और यूनिट सेल यहाँ यहाँ इधर नीचे ऊपर, कुल मिलाकर के 8 यूनिट सेल्स हर पार्टिकल को टच करती हैं। यानी कि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर इस तरफ इस तरफ इस तरफ यूनिट सेल बनेंगी, कुल मिलाकर के ये 8 यूनिट सेल से टच हो रहा होगा। इसका मतलब मान लो ये अगर एक पार्टिकल है, ठीक, और इसमें से इसको केवल 1/8 पोर्शन ही मिलेगा, 1/8 पोर्शन ही मिलेगा। यानी कि ये पार्टिकल पूरा इस यूनिट सेल के पास नहीं है। इस पार्टिकल ने अपनी एक कंट्रीब्यूशन दी है, अपना एक हिस्सा दिया है। कितना हिस्सा दिया है? 1/8। तो याद रखना
जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर वो यूनिट सेल को अपना 1/8 पार्ट ही देंगे, क्योंकि बाकी बचे हुए पार्ट और यूनिट सेल ले लेते हैं, वो उनके कॉर्नर पर ही जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या पता होता है कि यूनिट सेल में, देखो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर मींस आपको किसी भी तरीके से घुमा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये जो बड़ा आसान है, जिसका आंसर कोई मुश्किल नहीं है, कि सिंपल कोई सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स, टोटल कितने पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स तो 8 है, साफ दिख रहा है। बट व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ये इसका आंसर अलग होगा। इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कहा है, देखो एक पार्टिकल कितना पार्ट दे रहा है अपना 1/8, हर पार्टिकल अपना 1/8 दे रहा है, और कुल कितने पार्ट्स हैं 8, तो कितना हुआ 1, यानी कि ये इतना 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 सबको मिलाकर के कितना पार्टिकल बनेगा 1 पार्टिकल बनेगा। ये इसका भी हम 1/8 पार्ट ले लेंगे, इसका भी 1/8 ले लेंगे, इसका भी 1/8, इसका 1/8, इसका भी 1/8 और इसका भी 1/8, तो क्या होगा आपको मिलाकर के एक पार्टिकल मिल रहा है। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर वो सब मिलकर के अपनी कंट्रीब्यूशन कितने बना रहे हैं 1, सब ने अपना 1/8 पार्ट दे दिया। इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं कि जैसे आपके 8 फ्रेंड्स हैं कॉर्नर से प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो सब उन सब के पास मान लीजिए 8 रुपीज़ हैं, और वो सब 1 रुपीज़ आपको दे रहे हैं। तो 8 स्टूडेंट्स 8 कॉर्नर पर हैं और वो आपको 1 रुपीज़ दे रहे हैं, तो उन्होंने कितना दिया 1/8, और वो 1 इकट्ठा करो कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके पास 8, ठीक है। तो अब उनके पास तो 8 थे, लेकिन सबने मिलाकर कितना दिया 8, ऐसे ही इनके पास 1 पार्टिकल थे, 1/8 करके कितना पार्टिकल हुआ 1 पार्टिकल, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कि 1। अब देखो इसको इतना आसानी से नहीं करना है, कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में 2 मार्क्स में भी, तो इसको आपको तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करोगे क्वेश्चन को, आप लिखो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल एट कॉर्नर इज 1/8, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स कितने हैं 8, सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1/8 into 8 is equal to 1। तो जितने भी पार्टिकल कॉर्नर प्रेजेंट हैं उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होती है। आपको थोड़ा सा बना के करना पड़ेगा, नोट्स में दिया होगा, आप उसको एक बार देख लेना, ठीक। इसके बाद ये तो सिंपल यूनिट सेल हो गया। ऐसे ही आपके पास अगर मैं बात करूं एफसीसी की, तो देखो फेस सेंटर में क्या होगा, कितने पार्टिकल बनेंगे, ये यूनिट सेल आ गया, ठीक। अब यहाँ तो चलो कॉर्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब फेस के सेंटर पे देखो, इस फेस के सेंटर पर ये, इस फेस के सेंटर पे ये, इसके फेस पे, इसके फेस पे, ठीक। मैं यहाँ तो ले लेता हूँ। अब जरा ध्यान देना, जो आपके पास प्रेजेंट थे कॉर्नर पर, अब ये देखो ये सब मिलकर, ये सब मिलकर के ये और ये सब कॉर्नर वाले हैं, ये सब मिलकर तो 1 हो गए, पहले ही हमने इसको प्रूव कर दिया था। अब जो फेस के सेंटर पर हैं, देखो उनकी देखो कंट्रीब्यूशन क्या होगी। इसको ऐसे मानना है कि जो फेस के सेंटर पर होगा, मान लो ये रहा, देखो ये पार्टिकल इसके फेस पर आ गया। अब देखो यूनिट सेल तो आपको टच है, एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी आएगी, देखो फेस वाली को केवल एक ही टच करेगी, एक ऊपर वाली नीचे वाली। तो देखो इसका हाफ पार्ट इसके पास, हाफ पार्ट इसके पास, हाफ इसके हाफ इसके पास, यानी कि जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है वो अपना हाफ पार्ट तो ऊपर को देगा, हाफ पार्ट देगा नीचे यूनिट सेल को, तो यानी कि जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/2, क्योंकि इसको 2 ही यूनिट सेल टच कर रहे होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। ये वाले को देखो ये टच करेगा, एक ऊपर वाला करेगा, तो कितने कंट्रीब्यूशन हुई 1/2। कितने फेस हुए 6। तो जो फेसिस पर कुल प्रेजेंट पार्टिकल हैं तो 6, क्योंकि 6 फेस है, 6 प्रेजेंट हैं, बट वो अपना कितना पार्ट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई 4। 1 कंट्रीब्यूशन तो हुई कॉर्नर वाले पार्टिकल की
और 3 कंट्रीब्यूशन विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ फेस। ठीक, और इसके बाद हमारे पास हमें लास्ट क्वेश्चन जो करना है वो ये बीसीसी के लिए। बीसीसी बॉडी सेंटर बॉडी के सेंटर में तो होगा एक। अब देखो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर पर उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन तो 1 हो गई। अब जरा ध्यान देना, अगर बात मैंने कहा था बॉडी सेंटर में क्या है, यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। अब इस रूम के सेंटर में प्रेजेंट है, फिर तो कोई से टच करेगा ही नहीं, कोई और यूनिट सेल टच ही नहीं कर सकती क्योंकि यूनिट सेल के सेंटर में आ गया ये तो वो पार्टिकल टोटल का टोटल उस यूनिट सेल के लिए ही होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी हो गई 2। 1 तो उनकी हो गई जो पार्टिकल प्रेजेंट कहाँ थे कॉर्नर पर, और 1 उनकी हो गई जो बॉडी के सेंटर में आ गया। तो कुल मिलाकर के जो बीसीसी की कंट्रीब्यूशन है वो हुई 2। ठीक, तो इसके साथ आज का ये पोर्शन हम यही खत्म करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज फिनिश कर दिया है। अब इसके आगे फर्दर कल हम चलेंगे पैकिंग पर। पैकिंग कैसे करनी है, किस तरीके की होती है, वो कल ही डिस्कस करेंगे हम। तो फिर आज के लिए इतने में खत्म करते हैं। मैं आपको इसके साथ 2 वीडियो भेजूंगा एनिमेटेड वाली, वो भी देख लेना आप। ठीक है, थैंक यू।